नमस्कार। आज के कोई 17-18 साल पहले की बात है, 17 साल पहले की बात है। 2006 का सन था। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हो रहे थे और मैं वहां बांकुरा और पुरुलिया के इलाके में रिपोर्टिंग के लिए गया हुआ था। मतदान के एक दिन पहले जिस होटल में मैं रुका हुआ था उसके नीचे कुछ शोर शराबा और हल्ला सा सुनाई दिया। एक पूरी की पूरी बस्ती थी, वहां पर कुछ शोर होने की वजह से अपनी आदत के मुताबिक मैं नीचे उतरा। 9:30 साढ़े 10 बजे की बात है। सारा पूरी बाजार खत्म हो गई थी, बंद हो गई थी और टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में बहुत सारे लोग बाहर की तरफ थे, कुछ चिल्ला रहे थे। मैं वहां जाकर के, चूंकि मेरे साथ एक ऐसा लोकल आदमी भी था जो बंगाली समझता था, मैं उसको लेके गया था। तो मैंने पूछा कि बंगाली में लोग बोल रहे थे, तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं। बोले सर इस बस्ती से सीपीएम वाले सबका वोटर आईडी कार्ड ले रहे हैं। तो एक रिपोर्टर के तौर पर मुझे जो है ये तो बहुत बड़ी न्यूज लगी, लेकिन बहुत अंधेरा था और वो भीड़ बहुत उन्मादी आक्रामक टाइप लग रही थी। तो मैं नजदीक पहुंच करके देखना चाह रहा था। तो सीपीएम के लोग, ये मेरी आंख के देखी हुई घटना है इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। तो सीपीएम के लोग वो उस बस्ती में लोगों से वोटर आईडी कार्ड ले रहे थे। तो मैंने उत्सुकतावश किसी को रोका और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसने पूछा आप कौन है, मैंने बताया। उसने कहा कि ये सब हमारे वोटर हैं और कल सुबह लाइन में हमको इनकी पर्ची बनाना है, इनका डिटेल लेना है, इसलिए हम ले रहे हैं। और मेरे इतना पूछने के बाद उसने आपस में बात की और 2-4 मिनट के बाद लोग चले गए। लेकिन तब तक मुझे लगता है 150 के करीब लोगों के वोटर आईडी कार्ड सीपीएम वालों ने ले लिए थे। अब आपको पता ही है उस समय तो मेरे पूछने से वो चले गए। वो चाहते तो मुझ पर हमला भी कर सकते थे, लेकिन वो उस वक्त तो चले गए और हो सकता था उन्होंने अपना काम कर लिया था। और उन्होंने जो तर्क मुझे दिया वो सही भी हो सकता है कि आप वोटर आईडी कार्ड लेने से ये मतलब थोड़ी है कि हम वोट डालने के लिए अंदर जा रहे हैं। इसका तो मतलब, दूसरी बात, वो गवर्नमेंट 2006 में यूपीए की थी, सेंटर में मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे और वहां कम्युनिस्ट सरकार थी और कम्युनिस्टों के सहयोग से ही मनमोहन सिंह की पहली सरकार चलती थी। खैर, मतदान के दिन मैं गया, लेकिन मुझे क्या पता कि वो किधर से किधर कौन लोग हैं कौन लोग नहीं है। तो इसके बाद मैंने, जब कई फेज में इलेक्शन थे, तो मैं दूसरे फेज में जब मैं दूसरी जगह गया तो मेरी आदत है कि मैं गांव देहात कस्बों में, आप मुझे देखते ही जाने का, तो मैं गांव में गया। पश्चिम बंगाल के 2-3 गांव में मैं गया। तो गांव में मैंने देखा कि हर गांव में जो बड़ा गांव था जिसमें 500-600 से ज्यादा वोटर थे, हर गांव में एक पक्का 2 कमरे का, यानी कि किचन, बाथरूम और 1-2 कमरे, कहीं कहीं डबल स्टोरीड भी, हर गांव में सीपीएम का एक ऑफिस था। सीपीएम के जीवन पर्यंत वाले कार्यकर्ता जो होते हैं ना, वो पार्ट टाइम वाले नहीं, कमिटेड, वही वो रहते हैं, वही खाना बनाते हैं, वही रहते हैं। लाइफ टाइम जो कार्यकर्ता सीपीएम के हैं, और पार्टी उनको एक निश्चित रकम जीवन यापन के लिए देती है, उनके रहने खाने की सुविधा करती है। उनको कॉमरेड बोलते हैं, कॉमरेड सब कम्युनिस्ट को बोलते हैं। तो वो हर गांव में, इसलिए कि पूरे गांव में बिजली कटी, बिजली आएगी, गांव वालों की जो भी परेशानियां हैं, झगड़ा होगा, उनको राशन पाना है, उनको जो भी चीज पानी है, उनको और सरकारी मशीनरी में जाने की जरूरत नहीं है। उनको सीधे सीपीएम के गांव वाले दफ्तर में जाके बता देना है और वो जिसको कहेगा वो फिर काम होगा। इसी तरह से मैं अपने एक सीनियर जो कि पुलिस अफसर थे, एसपी थे उन दिनों, मैं उनसे मिलने के लिए गया। एक एसपी के ऑफिस में आप बिना रोक टोक सीधे उसके चैम्बर में चले जाएं, आपने सोचा है? मैं गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया यहाँ तो कोई रोका ही नहीं, कोई बताया ही नहीं, कोई हमसे कहा भी नहीं कि आप एसपी से मिलने जा रहे हैं, और कुछ नहीं, ये तो दूसरी। तो बोला वो हमारे यहाँ 1 बजे के बाद लोग आते हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जो डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी है सीपीएम का, उसके ऑफिस में ही सारे लोग जाते हैं और वहीं से हमें रिकमेंडेशन आती है कि आईएएस और आईपीएस या डीएम और एसपी क्या करेंगे। मैं सोचता था, और मैं 2006 के चुनाव में, मैं सही आपको बता रहा हूं, मैंने सोचा कि पश्चिम बंगाल में अगले 25, 30, 40 सालों तक कोई सरकार,
कोई पार्टी आ नहीं सकती। इतना मजबूत संगठन, गांव गांव में पक्का पक्का ऑफिस था। हर जिले जिले के ब्लॉक का, तहसील का तो छोड़ दीजिए, गांव गांव में पक्के ऑफिस थे सीपीएम के। लेकिन एक महिला, अगला चुनाव जब मैं 2011 में गया, एक अकेली महिला ने मेरे आंखों के सामने हुई सबसे बड़ी लोकतांत्रिक क्रांति अगर मैं कहूंगा तो ममता बनर्जी ने बंगाल में की। एक अकेली महिला ने हवाई चप्पल पहनकर सीपीएम के उस पूरे दुर्ग को एक झटके में 5 साल के भीतर औकात मिला दिया। 40 सीटों पर आ गई, 184 सीट ममता बनर्जी जीती। आप सोचिए, और ये सब कैसे हुआ? आज ये बात बताने की जरूरत क्यों है? मैं बोलता हूं कि वो मेरी आंखों की, लोग कहते हैं कि नहीं अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो बड़ी बात है, वो बड़ा बदलाव था। मैं कहता हूं नहीं, ममता बनर्जी ने जो लोकतांत्रिक क्रांति में कहता हूं जो काम उस महिला नेता ने किया है, उसके किस्से मैं आपको सुनाता हूं बहुत, और अपना देखा किस्सा मैं सुनाता हूं, ज्यादातर किताबी कम। हुआ क्या कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम का राज, मैंने आपको बता ही दिया कि सीपीएम, तो इसीलिए बहुत सारे लोग आज के राजनीतिक माहौल को देख के बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब 25 साल तक फला पार्टी को कोई हरा नहीं पाएगा, 30 साल तक वो हो नहीं पाएगा, वो पैसे से इतनी मजबूत हो गई, उसके काडर इतने बहुत ज्यादा हो गए, उसके जमीनी कार्यकर्ता इतने हो गए। तो जिन लोगों की राजनीतिक समझ और जिन लोगों ने इस देश की राजनीतिक क्रांतियों को देखा नहीं है, जिस लोगों ने यहाँ के जनता के मूड को देखा नहीं है, वही ऐसी बात कर सकते हैं। 34 साल तक पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का शासन था। ज्योति बसु ने एक जो सुधार किए, बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा राजनीतिक किस्से कहानियां सरल और सहज शब्दों में बताता हूं, ताकि स्टेट की पॉलिटिक्स, नेताओं के काम और राजनीतिक समीकरण और कैसे कैसे घटनाएं घटती है। देखिए, ज्योति बसु ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बहुत बड़े फैसले किए। कम्युनिस्ट की सरकार बनी, 2 बहुत बड़े फैसले किए उन्होंने। क्या? पहला फैसला उन्होंने किया कि ये तय किया कि एक व्यक्ति के पास निश्चित जमीन होगी, उसका दायरा निश्चित किया गया और बाकी जमीन राज्य के हवाले हुई और राज्य ने उसको भूमिहीनों में बांट दिया। ये भूमि सुधार किया। दूसरा, बटाईदारों का कोई अधिकार नहीं था। जमीन मेरी है, बटाईदार कोई है, वो बांट रहा, वो मजदूरी कर रहा है, जमीन का मालिक मैं बना हूं, वो फसल बेच रहा, उसका मुझे रहन दे रहा है या उसका कुछ पैसा दे रहा है किराए का। ऐसे था, बटाईदारों का कोई अधिकार नहीं था। 20-20 साल उन्होंने बटाईदारों को भूमि देने का भी काम किया। तो ग्रामीण और पश्चिम बंगाल की ज्यादातर भूमि यानी 80% के आसपास खेती योग्य भूमि है और उपजाऊ भूमि है, कृषि योग्य भूमि, ये भी एक बड़ी बात है। तो ये इस तरह के भूमि सुधार होने की वजह से गांव में, गरीबों में, कामगारों में कम्युनिस्ट पार्टी का एक दबदबा बना। और तमाम कोशिशों के बावजूद आज आप समझिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी इतने वेग से बढ़ रही है, इतनी ताकत से बढ़ रही है, लेकिन 34 साल के वामपंथी शासन में राम मंदिर आंदोलन का कोई असर पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। मंडल आयोग का कोई असर पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। मंडल और कमंडल की राजनीति से पश्चिम बंगाल अछूता रहा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट पार्टीज ने इतना मजबूत किला बनाया था कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए, कामगारों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई थी कि वो अपने चश्मे से बाहर कम्युनिस्टों के देख नहीं पाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी, एक अकेली महिला, ममता बनर्जी का मैं बताता हूं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से उनके रिश्ते तो बहुत अच्छे थे और वो कांग्रेस में बनी रही, लेकिन उन्हें इस बात का दर्द था कि कम्युनिस्टों के खिलाफ जो राजनीतिक लाइन लेनी चाहिए वो प्रणब मुखर्जी, प्रियरंजन दास मुंशी या सिद्धार्थ शंकर रे, ये जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल में, वो पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों से मिले हुए हैं और यहाँ पर दिल्ली में आकर कांग्रेस की राजनीति करते हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो कम्युनिस्टों की सहायता करते रहते हैं। उनके खिलाफ आक्रामक नहीं रहते, उस हिसाब से चलते नहीं है। ये विरोध, ये उनके बात दिमाग में थी कि कम्युनिस्टों से लड़ना उनकी प्रथम प्राथमिकता है, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और वो टीएमसी में आ गई। उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, अकेली महिला ने। फिर कांग्रेस से बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े
क्योंकि बहुत सारे प्रभावशाली लोग नहीं थे। लेकिन ममता बनर्जी ने धीरे धीरे 2001 का विधानसभा पहला चुनाव टीएमसी ने लड़ा था, 2006 में बुरी गति हुई, मैंने आपको बताया, बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 में ज्योति बसु पद से हट गए। 2001 का चुनाव बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में लड़ा गया। 2006 में भी बुद्धदेव भट्टाचार्य चुनाव जीतने में कामयाब हुए, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और करीब करीब 2006 तक आते आते ममता बनर्जी जो प्रमुख विपक्षी दल था, जमीन रसातल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जमीन के नीचे जमींदोज तो हो गई थी टीएमसी। क्यों? 2004 के लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 2 सीटें मिली, एक ममता बनर्जी खुद जीती थी और 2 उसके लोकसभा सदस्य हुए। इसके बाद विधानसभा 2006 की स्थिति बड़ी बुरी हुई, मुझे लगता है 30 सीटें मिली सिर्फ, और कम्युनिस्ट पार्टी फिर से एक बड़ी ताकत के तौर पर मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य बने। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ, सोचने वाली बात है कि एक अकेली महिला को ऐसा जन समर्थन हुआ यह कि जब आपकी जो विचारधारा है, आप जिस मूल नींव पर खड़े हैं, अगर आप उससे थोड़ा समझौता करने लगते हैं तो आपकी नींव कैसे चरमराती है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूं। बुद्धदेव भट्टाचार्य कम्युनिस्ट थे और मैं उनकी, देखिए मैंने बहुत सारे नेता देखा है, बुद्धदेव भट्टाचार्य 2 BHK फ्लैट में पूरे मुख्यमंत्री रहते हुए करीब 11 साल वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2 BHK फ्लैट में वो रहते थे। इतनी उम्र में भी वो सीढ़ियां चढ़ करके जाते थे, उसमें लिफ्ट नहीं था उनके अपार्टमेंट में, और पूरी जिंदगी 2 BHK फ्लैट में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने मिटा दी। पश्चिम बंगाल अकेला एक ऐसा राज्य है जो पिछले 50 सालों से, मुझे लगता है 50 सालों से मुख्यमंत्री आवास में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, जो जिसका घर था वो वहीं रहता है। और बुद्धदेव भट्टाचार्य 11-12 साल 2 BHK फ्लैट में रहे, और ममता बनर्जी जो 10 बाई 10 के कमरे में रहती हैं, वो काली मंदिर के पास, आज भी वो उसी घर में रहती हैं। बहरहाल 2006 के चुनाव में बुद्धदेव भट्टाचार्य जब प्रचंड बहुमत से जीत गए, तब उन्हें लगा कि पश्चिम बंगाल में निवेश की जरूरत है, पश्चिम बंगाल में उद्योगों को ले आया जाना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने उसी समय रतन टाटा लखटकी आकार नैनो बनाने की योजना बना रहे थे। तो उसी समय बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उनसे बातचीत की, 1000 एकड़ किसानों की जमीन लेने का फैसला किया, और बस यहीं से कहानी पलट गई। वो जो किसानों को मुआवजा देने की बात थी, किसानों की खेती योग्य जमीन लेने की बात जब शुरुआत हुई, उन किसानों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वो विरोध प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। ममता बनर्जी के एक विधायक थे, वो वहां पर उस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ममता बनर्जी ने समझ लिया कि ये जो फैसला है इसके खिलाफ होना होगा। उन्होंने एस्प्लेनेड कोलकाता में भूख हड़ताल शुरू कर दी, खाना पीना छोड़ दिया, आमरण अनशन पे चली गई, 24 दिन में मरने की हालत हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी से लेके PV नरसिम्हा राव से लेके तमाम बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी को रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा न कीजिए, आप अनशन तोड़ दीजिए, आप भूख हड़ताल से वापस आइए। ममता बनर्जी ने सारे नेताओं और अपने स्वास्थ्य, अपने कार्यकर्ताओं को देखते हुए उन्होंने 25वें दिन अनशन समाप्त कर दिया। लेकिन वो आंदोलन इतना तेज हो गया, वहां कम्युनिस्ट के खिलाफ पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल में एक मनोभाव, एक मनोदशा कि किसानों की जमीन खरीद के उद्योगपति को दी जा रही है। ये भाव जो जिन किसानों को जमीन लेकर के संपत्ति वालों से लेकर के कम्युनिस्टों ने गरीबों में बांटा था, उस सरकार पर यह आरोप लगा कि इसने उद्योगपतियों के चक्कर में किसानों की जमीन ये सरकार देते जा रही है। ज्योति बसु ने फोन करके कहा बुद्धदेव भट्टाचार्य से कि एक बार सोच लो ये फैसला, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सोचा था कि अब खेती किसानी की बात बहुत हो गई। पूरा पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार को पूरी दुनिया इस बात पर कोसती थी कि तुम्हारे रहते कोलकाता का सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट कम्युनिस्टों की वजह से खस्ता हाल हो गया, सारी की सारी इंडस्ट्रीज यहां से वापस चली गई, और यह आरोप उन पर लगता था। तो इस टैग से, और खास करके 2004 में जब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद वामपंथियों जो समर्थन दे रहे थे, उनको लगा कि उनको इस टैग से बाहर आना चाहिए और उदारवादी अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन देने का फैसला लेकर पश्चिम बंगाल के औद्योगिकीकरण को आगे बढ़ाना चाहिए। समय के लिहाज से उनका फैसला सही रहा होगा, लेकिन राजनीतिक रूप से
वो इतना नागवार गुजरा और वहीं से ममता बनर्जी ने उस आंदोलन को पकड़कर जो सिंगूर और नंदीग्राम के जो 2 आंदोलन किए, उससे वो एक रातों रात में कहता हूं, क्योंकि उन दोनों जगहों पर मैं भी गया था रिपोर्टिंग के लिए, ममता बनर्जी अकेली एक लौह महिला के तौर पर कम्युनिस्टों के सामने खड़ी हो गई और उन्होंने नैनो का प्रोजेक्ट तो बना, लेकिन उसे बनाने के बाद भी इतना आंदोलन चलता रहा कि रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए लगाने के बाद एक प्रेस रिलीज जारी हुआ। घटना ये हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ, जापान से कुछ एक्सपर्ट्स आए थे नैनो के लिए, वो उस प्लांट में अंदर गए और जब वहां के किसानों को पता चला कि जापान के कुछ बड़े एक्सपर्ट्स आए हुए तो उनकी गाड़ी को रोक लिया और उन्हें निकलने नहीं दिया। 4, 5, 6 घंटे तक वो फंसे रह गए। वो बड़े लोग थे और उन्होंने ऐसा कहीं देखा नहीं था कि आप प्लांट में जा रहे हैं, निकलने के लिए आपको हजारों की भीड़ रोक रही है। तो इस बात का पता जब रतन टाटा को चला तो उन्हें ये बहुत नागवार गुजरा। आपको पता है कि रतन टाटा अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने इंडस्ट्री के पार्टनर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके एम्प्लॉइज ने जब कहा कि सर काम करना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने एक बयान जारी किया कि मेरे 1500 करोड़ रुपए लग गए हैं, लेकिन इससे यह ना समझा जाए कि रतन टाटा अपने एम्प्लॉइज, अपने सहयोगियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई समझौता कर सकता। ऐसे 1500 करोड़ रुपए आते जाते रहेंगे। मुझे यह ना समझा जाए कि रतन टाटा छोड़ नहीं सकते। जब रिपोर्टर्स ने ममता बनर्जी से इस बयान पर जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि रतन टाटा हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते और वो अपने आंदोलन पर बनी रही। अंत में रतन टाटा को वहां से अपना प्लांट वापस ले जाने पर मजबूर होना पड़ा और वो साणंद लेके गए गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया, वो वहां गए। लेकिन आपको ये भी बता दूं, कुछ महीने पहले ही रतन टाटा वो मुकदमा कि उनको सिंगूर से अपना प्लांट ले जाना पड़ा और पश्चिम बंगाल की सरकार पर आरोप लगाया जो शर्तों के खिलाफ 776 करोड़ रुपए वो जीत भी चुके हैं। उनको देने का पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश भी हो गया। बहरहाल मैं आपसे ये कह रहा था कि सिंगूर और नंदीग्राम की घटना ने ममता बनर्जी को इतना ताकतवर बना दिया, इतना ताकतवर बना दिया कि उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में बाजी पलट दी और लेफ्ट से ज्यादा सीटें लेकर के आई और इतनी ज्यादा सीटें लेके आई कि यूपीए 2 की सरकार में वो शामिल हो गई और उसमें मंत्री बनी, उनके लोग मंत्री बने। और 2011 का जब चुनाव हुआ तो वही ममता बनर्जी 184 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। आपको मालूम नहीं होगा, ऑर्केस्ट्रा के लोग और तमाम सिंगर, तमाम जो भी जहां भी मिला उसको ममता बनर्जी ने उठा के टिकट दे दिया। कहीं पुलिस अधिकारी को दे दिया, कहीं लाइब्रेरियन को दे दिया, कहीं सिंगर को दे दिया, कोई ऑर्केस्ट्रा में गाने वाले को दिया। जिसको टिकट दिया, 2 पत्ती वाली टीएमसी को लोगों ने उसको वोट दिया। और ममता बनर्जी जब उसी राइटर्स बिल्डिंग में जहां से उनकी साड़ी पकड़ के खींचा गया था, उसी राइटर्स बिल्डिंग में ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहन करके जब कार्यभार ग्रहण करने के लिए जा रही थी, मैं उस वक्त वहां मौजूद था। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो लाखों की संख्या में पश्चिम बंगाल, कोलकाता की सड़कों पर, या तो मैंने सैलाब ज्योति बसु के अंतिम दर्शन के लिए अंतिम यात्रा के दिन कोलकाता में उतने लोगों को देखा था, नहीं तो फिर ममता बनर्जी के साथ मैंने इतने लोगों को देखा। एक अकेली महिला ने देश में अपने तरह का एक अलग आंदोलन खड़ा किया, एक अलग पार्टी खड़ा की, एक अलग छाप उसने पैदा की। अभी अभी 2021 के चुनाव में आपने देखा, खेला होबे केवल नारा देकर उन्होंने दुनिया की और देश की सबसे ताकतवर पार्टी और नेताओं को धूल चटाने में एक बार फिर कामयाब हुई। 2011, 2016, 2021 हैट्रिक मार चुकी है ममता बनर्जी और अब 2024 में बीजेपी से 2-2 हाथ करने के लिए वो तैयार है। और एक बात और कि बीजेपी कभी कम्युनिस्टों के शासनकाल में कोलकाता में उभर नहीं पाई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ का निर्माण किया, जिन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी बनाई, यानी आज बीजेपी की जो पेरेंटल जो मूल पार्टी है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई, वो कोलकाता के ही रहने वाले थे और वो सबसे कम उम्र के हिंदुस्तान में वाइस चांसलर बनने वाले थे। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी थे। आप जाइएगा कभी कलकत्ता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो ऑफिस और घर भी देखिएगा,
कितने रईस फैमिली के वो लोग थे और विद्वान, प्रकांड विद्वान श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जिस व्यक्ति ने भारतीय जनसंघ बनाई, जिसके नाम पर यह पार्टी बनी बीजेपी, उस व्यक्ति के प्रदेश में कभी बीजेपी सर उठाने में कामयाब नहीं हो पाई। यह भी एक बड़ा बात है। और क्यों? राजनीतिक विचारधारा के तौर पे कम्युनिस्ट और बीजेपी में एकदम विरोध है, लेकिन ममता बनर्जी के रहते बीजेपी तेजी से मजबूत कैसे होती जा रही है, तो इसके लिए अगर आप कभी पश्चिम बंगाल जाएंगे, गांव देहात में जाएंगे, तो लोग कहते हैं जो राम है वही वाम है, यानी जो वाम है वही राम है। जो वामपंथी थे अब वो बीजेपी वाले हो गए, सब के सब पाला बदल चुके हैं और वही ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आज उनका जन्मदिन है, उनके दीर्घायु होने की हम कामना करते हैं। और एक महिला ने अपने अकेले संघर्ष के बल पर, अपने अकेले नेतृत्व क्षमता के बल पर भारत की राजनीति के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखाया है। आप ममता बनर्जी को पसंद करते हो या नापसंद करते हो, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कभी नहीं कर सकते।